जय हिंद साथियों, घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल कुमार सिंह आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज जीएस घटना चक्र पॉइंटर किताब के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिजिक्स से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि हवाओं की ऊर्जा होती है, ठीक है, और इसका उत्तर भी आपके सामने है, केवल गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है पूछ रहा है, तो उत्तर दिया गया है गतिज ऊर्जा, ठीक। तो देखते हैं हम ऊर्जा के विषय में कुछ चीज़ें और जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखिए ऊर्जा क्या होता है, ठीक। तो ऊर्जा जो है तरंग के स्थानांतरण का एक माध्यम होता है, ठीक। अर्थात ऊर्जा के रूप में ही तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं, ठीक। स्थानांतरित होते हैं, ठीक। अर्थात जब तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उन स्थानांतरित होने वाले तरंगों को हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक। अब यह ऊर्जा जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होता है गतिज ऊर्जा, ठीक, और दूसरे को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी भी वस्तु के गति विशेष के कारण, ठीक है, इसे यही याद रखिए परिभाषा, गति विशेष के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है, ठीक। तो गति विशेष के कारण अर्थात जितनी गतिमान वस्तुएं होंगी उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और उसी गतिज ऊर्जा के कारण उन वस्तुओं में कार्य करने की एक क्षमता होती है, अर्थात गति करने की क्षमता आती है, ठीक। उसी गतिज ऊर्जा के कारण अर्थात उसी ऊर्जा के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा है कि किसी वस्तु में उसके स्थित विशेष के कारण कार्य करने की जो क्षमता हो, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा के अनुसार इसके जितने उदाहरण हो सकते हैं संभावित, सभी पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आज के प्रश्न में पूछा गया है कि हवा में, तो हवा का मतलब क्या होता है। हवा का तात्पर्य यहाँ पर पवन से है, अर्थात जब हवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्षैतिज मार्ग से होते हुए बहती है तो उन हवाओं को पवन कहते हैं, अर्थात चलने वाली पवनों को हम हवा कहते हैं। तो चल रही है, ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो रही है, अर्थात उसमें गति है, और गति के कारण जो ऊर्जा पाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम गतिज ऊर्जा ही कहेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक चलने वाली वस्तु में, यही इसके कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि जो भी वस्तु गति में होगी उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, और जो स्थिर अवस्था में, विशेष अवस्था में स्थिर होकर रुकी रहेगी उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो आइए गतिज ऊर्जा का हम लोग उदाहरण देखते हैं कि गतिज ऊर्जा कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो आइए गतिज ऊर्जा के उदाहरण, पहला यही हो जाएगा गतिमान हवा में या पवन में, ठीक। दूसरा देखिए धनुष से निकले तीर में, तीसरा पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी में, पटरियों पर
दौड़ती रेलगाड़ी में, ठीक, रेलगाड़ी में। इसी प्रकार से बहते हुए जल में, बहते हुए जल में, या इसी को हम कह सकते हैं नदी में, क्योंकि नदी का जल हमेशा क्या होता है, बहते रहता है, ठीक। इसके बाद बांध टूटने के बाद जल में, बांध टूटने के बाद जल में। इसका तात्पर्य है कि जब हम किसी नदी के पानी को बांध बनाकर रोक देते हैं तो उस बांध के टूटने के बाद, जब तक बांध बनाकर रोका गया है तो रोकने का मतलब बांध के कारण वो स्थित विशेष में है, बांध बना हुआ है, स्थित विशेष क्या हुआ कि उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उसके गति को वहीं पर विराम दे दिया है, ठीक। लेकिन जैसे ही बांध को हम तोड़ेंगे, मान लीजिए कि बहती हुई नदी है और यहाँ पर हमने बांध बना दिया है, ठीक है, तो जैसे ही यह बांध टूटेगा तो बांध के टूटने के बाद यह नदी का पानी आगे बढ़ने लगेगा। तो बांध टूटने के बाद, बांध टूटने के पहले की स्थिति देखा जाए तो स्थित विशेष है, क्योंकि ये पानी यहीं पर जाकर टकरा के रुक जा रहा है, तो ये इसकी स्थित विशेष को दर्शाता है। लेकिन जैसे ही यह बांध टूटेगा तो बांध टूटने के बाद ये पानी आगे चला जाता है, अर्थात उसमें गति आ जाता है। तो इस प्रकार से बांध टूटने के बाद जल में कौन सी एनर्जी आ जाएगी, तो ये भी गतिज ऊर्जा होगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जल विद्युत उत्पादन में, अथवा हम कह सकते हैं पवन विद्युत उत्पादन में, पवन विद्युत उत्पादन में जल विद्युत कैसे पैदा होता है, तो पानी को हम ऊंचे बांध से एक टरबाइन पे गिराते हैं और वो टरबाइन उस पानी के कारण चलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, टरबाइन पहले स्थिर था, ऊपर से पानी गिराया गया और पानी के बहते हुए धार के कारण वो भी चलने लगता है और उसमें गति आ जाता है। तो जल विद्युत उत्पादन हो या इसी सिद्धांत पे जल विद्युत उत्पादन, तो जल विद्युत या पवन विद्युत उत्पादन के में भी गतिज ऊर्जा पाई जाती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आइए स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण को देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्थितिज ऊर्जा पर अगर देखें, स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा इसी को हम लोग कर दें, कन्वर्ट कर दें दूसरे रूप में। जैसे यहाँ पर हमने दिया है पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी में, ठीक, तो यहाँ पर अगर हम दे दें कि स्टेशन पर खड़े रेलगाड़ी में, ठीक, तो स्टेशन पर रेलगाड़ी खड़ी है तो खड़ी अवस्था में है, अर्थात स्थित विशेष में है, तो वहां पर जब तक रेलगाड़ी खड़ी रहेगी तो उसमें एनर्जी है, ऐसा नहीं कि एनर्जी खत्म होने के कारण वो खड़ी की गई है। इंजन चल रहा है, इंजन स्टार्ट है, ठीक, उसके बाद भी रेलगाड़ी नहीं दौड़ रही है, इसका मतलब उसमें एनर्जी होते हुए भी वो नहीं दौड़ रही है, तो वो उसकी स्थित विशेष को दर्शाता है। और रेलगाड़ी अगर खड़ी अवस्था में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी में स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। इसी प्रकार से बहते हुए जल अथवा नदी के जल में, तो यहाँ पर हम अगर लिख दें स्थिर जल में, या हम लिख दें तालाब या झील में, ठीक, तो तालाब या झील का पानी रुका रहता है, स्थिर है, तो ऐसी अवस्था में उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। इसी प्रकार से बांध टूटने के बाद जल में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बांध बनाकर रोके गए जल में, तो बांध बनाकर रोके गए जल में कौन सा एनर्जी आ जाएगा, स्थितिज। इसी प्रकार से धनुष से निकले तीर में, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये दे दें कि तनी हुई धनुष में, तो तनी हुई धनुष का मतलब क्या हुआ, हम धनुष को इस तरह से उठाए और इस पर एक तीर लगाकर इसको खींच दिए, तो धनुष की अवस्था ये हो जाएगी, ठीक है, प्रत्यंचा उसका खिंच जाएगा। तो यहाँ पर एक स्थित
विशेष को दर्शाता है कि हमने तीर को केवल धनुष पर कमान पर चढ़ाकर उसको खींच के रखा है प्रत्यंचा, लेकिन अभी हम प्रत्यंचे को छोड़े नहीं हैं। तो जब तक खींच के प्रत्यंचे को हम खड़ा रहते हैं तब तक उसमें स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही हम प्रत्यंचा को छोड़ते हैं धनुष से तीर आगे निकल जाती है और वही एनर्जी इसमें गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये इसके दोनों के उदाहरण है, दोनों को याद रखिएगा आप लोग, और केवल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सब उदाहरण रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल 2 ही लाइन याद रखिएगा इसमें कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिज ऊर्जा, और स्थिर अवस्था में विशेष अवस्था को दर्शाएगा तो वो स्थितिज ऊर्जा। जैसे एक उदाहरण समझिए कि हम ये कहें कि दौड़ने के लिए तैयार धावक में, तो जब तैयार होता है धावक तो इस अवस्था में आता है, अर्थात दौड़ने के लिए एकदम तैयार है, कभी भी वो वहाँ से झंडी होगा और वो आगे निकल जाएगा। तो दौड़ने के लिए तैयार है, अपनी स्थिति विशेष को दर्शाया, तो इस प्रकार से उसमें हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर दौड़ते हुए धावक में, तो दौड़ने के लिए तैयार था तो स्थितिज, और दौड़ने लगा तब गतिज। तो इस तरह से केवल 2 लाइन के कॉन्सेप्ट को याद रखिए, सारे उदाहरण रखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? उत्तर भी दिया गया है, जड़त्व का नियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम आपको बताएं कुछ और चीज़ें जो जड़त्व से संबंधित या न्यूटन के गति से संबंधित अन्य प्रश्न जो होंगे। देखिए, गति विषयक जो नियम का प्रतिपादन किया गया था, गति के नियम का प्रतिपादन, गति के नियम का प्रतिपादन, तो गति के नियम का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था, और इन्होंने इसका जो प्रतिपादन किया था, इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, इसी पुस्तक में इन्होंने अपने गति विषयक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, और कुल 3 नियम इन्होंने दिया। 3 नियम दिया, जिसमें से प्रथम नियम को इन्होंने जड़त्व का नियम कहा, जड़त्व का नियम। ठीक, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो तृतीय नियम, इसे इन्होंने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रथम नियम को पूछे किस नाम से जाना जाता है तो जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है, और तृतीय नियम को किस नाम से जाना जाता है तो उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए जड़त्व के संबंध में कुछ चीज़ें, और क्रिया प्रतिक्रिया और द्वितीय नियम, जो अन्य प्रश्न आते हैं उदाहरण से संबंधित या अन्य कॉन्सेप्ट से संबंधित, तो चलिए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, प्रथम नियम में इन्होंने जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया, अर्थात जड़त्व का अर्थ आपसे पूछा जाएगा कि जड़त्व का अर्थ क्या होता है। ठीक, तो जड़त्व का अर्थ क्या होता है? जड़त्व का अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है स्थित परिवर्तन का विरोध करना। स्थित परिवर्तन का विरोध करना। ठीक, विरोध करना ही जड़त्व कहलाता है। ठीक, और इसका मतलब क्या है? स्थित परिवर्तन का मतलब स्थितियां 2 प्रकार की हो सकती हैं, या तो स्थित होगा गति की स्थिति, या तो होगा विराम की स्थिति। ठीक, 2 ही स्थिति हो सकती है, या तो कोई वस्तु गतिमान होगा या तो विराम अवस्था में होगा, अर्थात रुका हुआ होगा। तो अगर कोई वस्तु गतिमान है तो हमेशा गति में ही बना रहता है, अपने गति का अगर कोई उसको रोकना चाहे तो उसका विरोध करता है, और अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो सदैव स्थिर अवस्था में बना रहता है, वो ये नहीं चाहता कि हमको कोई गति की अवस्था में लाए।
तो यहाँ पर गतिमान वस्तु स्थिरता का विरोध करती है और स्थिर वस्तु गति का विरोध करती है। तो इसके स्थिति के इसी विरोध के को ही हम कहते हैं जड़त्व। ठीक है, तो जड़त्व का अर्थ हुआ कोई भी वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन का विरोध होना ही जड़त्व कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर गतिमान वस्तु सदैव गति में रहना चाहती है और विराम की वस्तु सदैव विराम में रहना चाहती है। ठीक है, अब यहीं पर जड़त्व के नियम के अंतर्गत ही इन्होंने बल को परिभाषित किया है। बल को परिभाषित किया है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा कि न्यूटन ने बल की परिभाषा अपने किस नियम के द्वारा दिया था, तो प्रथम नियम अथवा जड़त्व के नियम में। तो जड़त्व के नियम या प्रथम नियम में इन्होंने बल को भी परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, उत्तरदायी होता है। ठीक, तो यहाँ पर बल को उन्होंने परिभाषित किया और बल की परिभाषा में उन्होंने कहा कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब है कि अगर हम बल का प्रयोग करें तो बल के प्रयोग से गतिमान वस्तु को हम स्थिरता में ला सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाना, तो ब्रेक क्या है, ब्रेक एक बल के रूप में वहां पर आया और उस ब्रेक के कारण वह चलती हुई गाड़ी रुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकना अर्थात बल के द्वारा गाड़ी को रोकना। तो इसका तात्पर्य हुआ कि बल वह बाह्य कारक हुआ जो गति की अवस्था को विराम में परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार से अगर कोई गाड़ी खड़ी है और उस पर हम पीछे से बल लगाकर धक्का दे दें और गाड़ी चलने लगे, तो यहाँ पर धक्का देना क्या हुआ, बल हुआ। हमने बल लगाया, धक्का दिया, गाड़ी चलने लगी, तो यहाँ पर भी इसमें परिवर्तन हुआ कि विराम से वह गति की अवस्था में आई। ठीक है, तो इस तरह से बल ही वह कारक हुआ जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हुआ। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम या जड़त्व के नियम में किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक को क्या कहा गया है। ठीक, उत्तरदायी कारक। ठीक है, अर्थात वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक, कि किस कारक के कारण किसी भी वस्तु की स्थिति में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो बल लगाकर हम किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। ये आपका अगला प्रश्न होगा इसमें। अब हम इसके उदाहरण के संबंध में कुछ चीज देखें। अब प्रथम नियम में उदाहरण पूछा जाएगा आपसे कि प्रथम नियम का उदाहरण बताइए। तो प्रथम नियम का उदाहरण देखिए, याद रखिएगा। प्रथम नियम का उदाहरण है, इसमें गोली मारने पर कांच में छेद हो जाना। ठीक, छेद हो जाना। ठीक, दूसरा है इसी में चलती हुई रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ठीक, झुक जाता है। तीसरा है रुकी हुई रेलगाड़ी के
अचानक चलने पर बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक, इसी प्रकार से चौथा उदाहरण है, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए जमीन पर पटकना। ठीक, अगला हुआ कपड़े से धूल झाड़ने के लिए उसे डंडे से पीटना। ये सब गति विषयक प्रथम नियम के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखिए अन्य प्रश्न जो और पूछा जा सकता है। एक तो उदाहरण ये सीधे पूछ लिया जाएगा कि गोली मारने पर कांच में गोल छेद होना, ये न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। ठीक, तो यह प्रथम नियम का उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर पूछ ले कि चलती हुई रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ये न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है, तो ये भी प्रथम नियम का उदाहरण है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है प्रश्न को। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चलती हुई रेलगाड़ी के, यहाँ ध्यान रखिएगा, चलती हुई रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर, ठीक, तो यहाँ पर अचानक रुका है तो किस अवस्था से रुका है, तो पहले ये गति की अवस्था में था और अचानक ब्रेक लगाकर रोका गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह किस जड़त्व का उदाहरण होगा, तो यह गति के जड़त्व का उदाहरण होगा, गति के जड़त्व का उदाहरण होगा अथवा विराम के जड़त्व का। ठीक, विराम के जड़त्व का उदाहरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर चलती हुई अवस्था से रुकी है तो यह गति का जड़त्व होगा, क्योंकि गति का जड़त्व के कारण यह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा है। ठीक है, तो चलती हुई अवस्था से रुकना गति के जड़त्व का उदाहरण होगा और रुकी हुई अवस्था से चलना विराम के जड़त्व का उदाहरण होगा। जैसा कि यहाँ पर दूसरे में दिया गया है, रुकी हुई रेलगाड़ी के अचानक चलने पर, तो पहले यह रुकी हुई थी और हमने बल लगाकर धक्का दिया, उसको आगे किया। ठीक है, तो चलने लगी। तो ऐसी स्थिति में रुकी हुई अवस्था से अचानक गतिमान हुआ है, तो अवस्था पहले कौन सी थी, रुकी हुई थी, तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, तो यहाँ पर विराम का जड़त्व लगेगा, अर्थात स्थिरता का जड़त्व या विराम का जड़त्व, ये भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न को करते समय केवल प्रारंभिक अवस्था को ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ में कौन सी अवस्था थी, तो यहाँ पर पहले उदाहरण में प्रारंभ में इस उदाहरण में अगर देखा जाए तो यहाँ पर चलती हुई रेलगाड़ी थी, तो प्रारंभिक अवस्था को ध्यान में रखेंगे तो प्रारंभिक अवस्था चलती हुई थी और अचानक रुकी है, इसका मतलब इसमें गति का जड़त्व, और दूसरे में प्रारंभिक अवस्था रुकी हुई थी, विराम में थी, इसलिए इसमें विराम का जड़त्व होगा। तो ऐसे प्रश्न को करते समय केवल प्रारंभिक अवस्था को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक अवस्था क्या थी, अगर वो चलने से रुकी है तो गति का जड़त्व और रुकने से चली है तो विराम का जड़त्व। दूसरा प्रश्न इसी में और क्या पूछा जाता है, इसी में और प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि चलती हुई रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठा यात्री किस ओर झुकता है। तो अगर चलती हुई रेलगाड़ी अचानक रुकती है या कोई भी गाड़ी अचानक हम ब्रेक लगाते हैं तो आगे की ओर झुकते हैं। ठीक है, अगर चलती हुई गाड़ी को अचानक रोकेंगे तो आगे की ओर झुका होगा, और अगर रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलाने पर तो व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है। ये दोनों याद रखिएगा, रुकी हुई गाड़ी है तो पीछे को झुकेगा और चलती हुई रेलगाड़ी को रोकेंगे तो आगे की ओर झुकेगा। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये तो प्रथम नियम के कुछ उदाहरण हुए, इसके संदर्भ में आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब यही देखिए, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, वही प्रश्न आया जो अभी हमने आपको चर्चा किया था। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, ठीक, तो उसमें बैठा यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, किसका कारण क्या है।
यहाँ पर उत्तर भी दिया गया है स्थिरता का जड़त्व। तो अभी हमने बताया, इस प्रश्न पर चर्चा भी किया था। तो यहाँ पर स्थिरता का जड़त्व का मतलब हुआ विराम का जड़त्व, ठीक, इसे हम विराम का जड़त्व भी कह सकते हैं। तो यहाँ ऐसे प्रश्न को करते समय हमने क्या बताया था, प्रारंभिक अवस्था को देखेंगे। तो प्रारंभिक अवस्था क्या है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, इसका मतलब है कि यह अवस्था क्या हुई, रुकी हुई अवस्था में रही होगी, ठीक, रुकी हुई अवस्था में, ठीक। और रुकी हुई अवस्था को हम क्या कहते हैं, विराम की अवस्था कहते हैं या स्थिरता की अवस्था कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पहले स्थिरता की अवस्था थी, उसके बाद गतिमान किए हैं। तो प्रारंभिक अवस्था जिसमें रहेगी वही उदाहरण वहाँ पर उत्तर होगा। अगर प्रारंभिक अवस्था स्थिरता या विराम की थी तो विराम का जड़त्व, और अगर प्रारंभिक अवस्था गति की रही होगी तो गति का जड़त्व लगेगा। ये प्रश्न अभी हमने आपको बताया। तो ऐसे कोई भी प्रश्न आ जाए तो केवल दिमाग में यही रखना है आपको कि प्रारंभिक अवस्था क्या रही होगी। तो प्रारंभिक अवस्था के आधार पर ही उत्तर वहाँ पर आप लोग चयन करेंगे, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति सड़क पर आसानी से चल सकता है कि बर्फ पर। तो कह रहा है कि बर्फ पर चलने में कठिनाई है, क्यों है, इसका कारण आपसे पूछ रहा है। तो इसका कारण वो दे रहा है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक, अर्थात ये घर्षण के टॉपिक से है। तो आइए घर्षण के विषय में हम लोग देखते हैं कि घर्षण क्या होता है, या इससे संबंधित अन्य चीज़ें आपको बता दें, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। घर्षण, घर्षण क्या होता है, तो संपर्क में रखे दो वस्तुओं के मध्य, संपर्क में रखे दो वस्तुओं के मध्य, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल जो एक दूसरे के गति का विरोध करता है, ठीक, विरोध करता है। तो यहाँ पर वह बल जो हमेशा संपर्क में रखी हुई दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। जैसे आप उदाहरण के रूप में लें कि हथेली है, इस हथेली के ऊपर हमने दूसरी हथेली रखा, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। तो ऐसी अवस्था में इस समय हमारे हथेली के मध्य में, दोनों हथेलियों के मध्य में कौन सा बल लग रहा है, तो ये घर्षण बल लग रहा है। और ये बल की प्रकृति क्या होती है, तो ये हमेशा एक दूसरे के गति का विरोध करेगी। अर्थात ये नहीं चाहेगी कि यह हथेली आगे की ओर जाए, अथवा यह हथेली नहीं चाहेगी कि यह पीछे की ओर बढ़े। तो हमेशा गति का विरोध करने वाले बल को जो संपर्क में रखे गए वस्तुओं के मध्य कार्य करता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न के अनुसार हम लोग देखें कि यहाँ पर भी जब कोई व्यक्ति चलता है सड़क पर या बर्फ पर, तो उसके पैर संपर्क में आते हैं। अगर सड़क पर चलेगा तो सड़क के संपर्क में, और बर्फ पे चलेगा तो बर्फ के संपर्क में। तो वहाँ पर लगने वाला बल कौन सा होगा, घर्षण बल। तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि घर्षण बल कम और अधिक कहाँ पर कम होता है और कहाँ पर अधिक होता है, यही आपको कॉन्सेप्ट याद रख लेना है। तो हमेशा चिकनी सतह पर कम घर्षण होता है, और खुरदरे सतह पर अधिक घर्षण होता है, ठीक। अर्थात सड़क जितना खुरदरा होगा वहाँ पर उतना ज़्यादा घर्षण काम करेगा, और जितना चिकना होगा वहाँ पर उतना कम घर्षण काम करेगा, ठीक है। अब चिकने सतह के अंतर्गत हम लोग क्या ले सकते हैं, बर्फ ले सकते हैं, बर्फ हुआ, ठीक। दूसरा केले का छिलका हुआ, केले का छिलका हुआ, या पानी गिरा हुआ सतह हुआ, या तेल लगा हुआ सतह हुआ, तेल लगा हुआ सतह हुआ, ठीक। ये सब हमारे चिकने सतह के उदाहरण है। खुरदरे सतह में कोई दिक्कत नहीं है, सड़क जितना ककरीला पथरीला है वो उतना ज़्यादा घर्षण को देगा वहाँ पर।
तो यहाँ ध्यान रखना है कि हम किसी भी सतह पर आसानी से कब चल सकते हैं, तो आसानी से वहीं पर चलेंगे जहाँ घर्षण अधिक होता है। घर्षण बल अधिक होने पर हम आसानी से चलते हैं। ठीक, क्यों ऐसा है? क्योंकि अब ध्यान दीजिए कि जब घर्षण ज़्यादा रहता है तो हमारे सड़क और पैर के मध्य विरोध होगा, अर्थात गति का विरोध करेगा। तो गति का विरोध करेगा तो इसको हमको क्या लाभ होगा? तो हमें यह लाभ है कि जब हम चलेंगे तो स्लिप नहीं करेंगे। जैसे अगर हम चलना शुरू किए सड़क पर और सड़क पर चलते चलते जो हम स्लिप करते हैं, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा स्थान जहां पर सड़क खुरदरी नहीं रही होगी और वहां पर चिकनाहट ज़्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में घर्षण कम हो जाता है। और अगर घर्षण कम होगा तो हमको वो रोकेगा नहीं, और नहीं रोकेगा तो हम स्लिप करते हुए आगे चले जाएंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी होता है कि केले के छिलके पर हम अचानक क्यों स्लिप कर जाते हैं, जबकि सड़क एकदम खुरदरा है, और उसी खुरदरे सड़क पर जब एक केले का छिलका आ जाता है तो हम देखते हैं कि केले के छिलके पर पैर पड़ते ही हम अचानक स्लिप कर जाते हैं। तो इसका कारण यही है कि जब तक बर्फ का खुरदरापन है तब तक तो घर्षण ज़्यादा है और वो हमारे गति का विरोध किया, अर्थात हमको एक बल प्रदान किया जिसके कारण हम स्लिप नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही केले का छिलका हमारे पैर के संपर्क में आया, घर्षण कम हो गया और घर्षण के कम होने के कारण हम स्लिप करते हुए आगे चले जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ हमारे बर्फ में भी होता है कि बर्फ चिकना सतह का उदाहरण है। ऐसी अवस्था में वहाँ घर्षण बल कम लगेगा और घर्षण बल जहाँ कम रहेगा वहाँ पर हमको चलने में कठिनाई होगी। ठीक है, इसी कारण जब हम पानी गिरा हुआ सतह पाते हैं, मान लीजिए कि फर्श आपका घर का एकदम चिकना है, टाइल्स लगा हुआ है। अब टाइल्स लगे हुए सतह तो पहले ही चिकना है, उसमें घर्षण कम है और उसमें पानी गिराकर हमने घर्षण को और अधिक कम कर दिया। ऐसी अवस्था में पानी गिरने के बाद उस पर स्लिप करना लाजमी है, हम आसानी से स्लिप कर सकते हैं। या तेल लगा हुआ कोई सतह हो तो उसमें भी घर्षण कम हो जाता है। यहाँ पर तेल लगे हुए सतह का एक उदाहरण आप लोग देखिए, नियमित रूप से हम लोग प्रयोग करते हैं। जब कभी किसी पाइप को हम, जैसे मान लीजिए कि सिलेंडर आया, उस पर हमने रेगुलेटर लगाया, तो रेगुलेटर में पाइप को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, तो पाइप को शुरू में लगाते हैं आसानी से, अगर सूखे हुए पाइप को तो नहीं उसमें जाता, लेकिन जैसे ही हम उस पर पानी अथवा तेल लगा देते हैं तो आसानी से उसमें चला जाता है। तो जाने के कारण क्या है, क्योंकि घर्षण को हमने कम किया। तो पाइप पर तेल या पानी लगाकर दूसरे पाइप के ऊपर इसीलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि दोनों पाइप के मध्य घर्षण कम हो जाएगा तो आसानी से स्लिप कर जाएगा और वो उस पाइप के ऊपर चढ़ जाता है। यही कॉन्सेप्ट है वहाँ पर, जो हम किसी भी पाइप को दूसरे पाइप के ऊपर चढ़ाने के लिए तेल अथवा पानी का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा कि सतह जितना चिकना होगा वहाँ उतना कम घर्षण होगा, और जहाँ घर्षण कम होगा वहाँ चलने में कठिनाई होगी, और सड़क जितना ज़्यादा खुरदरा होगा वहाँ अधिक घर्षण होगा, और घर्षण जितना ज़्यादा होगा वहाँ चलने में हमको उतनी आसानी होती है। इसीलिए देखिए, इसी चिकने सतह से एक प्रश्न आपको और बता दें कि जब चप्पल या जूते के सतह घिस जाते हैं तो हम स्लिप कर जाते हैं। तो जब हमारा जूता या चप्पल, उसकी गीटियां जब घिस जाती हैं तो वो स्लिप करने लगता है। यही घर्षण का यही कॉन्सेप्ट है वहाँ पर कि जैसे चप्पल या जूते की गीटियां घिसती हैं तो वो स्लिप क्यों करता है, क्योंकि वह चिकने सतह को बना देता है और चिकने सतह पर घर्षण कम हो जाता है और ऐसी अवस्था में हम स्लिप कर जाते हैं। ठीक, और दूसरी चीज़ इसी से ध्यान रखिएगा घर्षण से एक चीज़ और, कि काम करते करते या चप्पल को प्रयोग करते करते वो उसकी गीटियां घिस क्यों जाती हैं, तो घिसने का कारण भी घर्षण है, क्योंकि घर्षण बल के कारण जब दो सतह के मध्य से घर्षण लगता है, ठीक, तो उसमें जब हम आपस में उसको रगड़ेंगे तो रगड़ने से ऊष्मा निकलती है और उस ऊष्मा के कारण वह कार्य करते करते कोई वस्तु घिस जाती है। जैसे मशीनों के कल पुर्जे घिस जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो भी मशीन लगा है उसकी बॉल बेयरिंग वगैरह हमेशा टूटती रहती है। जैसे पंखा है, पंखे में बॉल बेयरिंग खराब हो जाती है, क्यों खराब हुई, हमने उसको कुछ किया, कुछ नहीं किया, केवल पंखा चलने का काम किया। तो चलते चलते उसके सतह के मध्य जो घर्षण होगा तो उस घर्षण के कारण उसमें जो ऊष्मा निकलती है उसी ऊष्मा के कारण वस्तु घिस जाती है। जैसे घरों में हैंडपंप का प्रयोग पहले होता था
तो घरों के हैंडपंप में एक वार्सल लगता था, चमड़े का या प्लास्टिक का या रबड़ का, तो वह वार्सल भी हमेशा कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने 4 महीने में घिस के टूट जाता था। तो ये भी वहाँ पर घर्षण के कारण होता है। या हमारे गाड़ी के जो टायर होते हैं, टायर में घर्षण को बढ़ाने के लिए बीच में खांचेदार बनाया जाता है टायर को। तो खांचेदार बनाने के पीछे भी यही कारण होता है कि हम टायर को अधिक से अधिक खुरदरा बना दें, जिससे घर्षण बढ़ जाए और टायर स्लिप ना करे। ठीक, और कार्य करते करते टायर घिस क्यों जाता है? तो घर्षण के कारण ही घिसता भी है। तो घर्षण के कारण कोई वस्तु खराब भी होता है और घर्षण के कारण ही वस्तु पर चलना आसान भी होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा घर्षण से। ठीक है, कोई भी प्रश्न होगा आसानी से आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था। ठीक है, तो अभी हमने न्यूटन के नियम में आपको बताया था कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। गति के नियम में 3 नियम दिया था, जिसमें से तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और इसी नियम के आधार पर आपको और बता दें कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में न्यूटन ने बताया था कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल सदैव आपस में बराबर होते हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा कि न्यूटन के तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में कौन सा बल बड़ा होता है? तो कोई बड़ा नहीं होता, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात हम जितना क्रिया बल लगाएंगे उतना ही प्रतिक्रिया बल हमको प्राप्त होता है। ठीक, जितना क्रिया बल लगेगा उसी के बराबर प्रतिक्रिया बल लगता है। लेकिन क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के विपरीत सतह पर कार्य करते हैं। ठीक, कार्य करते हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। अर्थात क्रिया बल जिस पर लगाएंगे प्रतिक्रिया बल उसके विपरीत कार्य करेगा। ठीक, जैसे हमने रबड़ की गेंद को जमीन पे पटका, तो रबड़ की गेंद के द्वारा जमीन पर एक क्रिया बल लगाया गया। ठीक, क्लियर हुआ? हमने रबड़ की गेंद को उठाया, जमीन पे पटका, तो रबड़ की गेंद ने एक क्रिया बल लगाया जमीन पर। ठीक, और जमीन ने प्रतिक्रिया बल किस पर लगाया? रबड़ की गेंद पर। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, अर्थात क्रिया बल नीचे की ओर कार्य किया और प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य किया। सतह देखा जाए तो क्रिया बल का सतह जमीन था और प्रतिक्रिया बल का सतह रबड़ की गेंद था। दोनों एक दूसरे के विपरीत और अलग अलग पिंड पर लगते हैं। ठीक, क्रिया बल ऊपर से नीचे की ओर गया और प्रतिक्रिया बल नीचे से ऊपर की ओर आया। इसी कारण रबड़ की गेंद को जमीन पे पटकते हैं तो वो उछलने लगता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल आपस में बराबर तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं और दोनों अलग अलग पिंडों पर लगते हैं। ठीक, तो ये वन लाइनर प्रश्न आप लोग याद रखिएगा कि पहला तो यही रखिएगा कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल आपस में बराबर होते हैं। दूसरा याद रखिएगा क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। और तीसरा लगाइएगा कि दोनों अलग अलग पिंडों पर कार्य करते हैं। अलग अलग पिंडों पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये तीनों नियम याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि क्रिया प्रतिक्रिया में कौन बड़ा है? तो कोई बड़ा नहीं है, दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न होगा कि क्रिया प्रतिक्रिया बल की दिशा क्या होती है? तो सदैव एक दूसरे के विपरीत होगी। जैसे इसी में अगर हम देखें विपरीत दिशा में क्रिया बल, अगर हम रबड़ की गेंद के उदाहरण से देखें,
की गेंद, ठीक, तो रबर की गेंद की क्रिया बल क्या होगा, इसकी दिशा होगा नीचे की ओर, नीचे की ओर। हमने उठाकर उसको जमीन पे पटका, नीचे की ओर गया और बलने में प्रतिक्रिया बल किस ओर कार्य किया, तो प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य करता है, अर्थात रबड़ की गेंद पर लगकर उसको उछालता है। ठीक, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर घर्षण से, न्यूटन के गतिविषयक नियम से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा किया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे संदर्भित जो अन्य प्रश्न बचे हुए हैं अगले नेक्स्ट क्लास में उस पर भी हम लोग डिटेल में फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथी।